हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो एक बार फिर से आपको अपनी इस प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंकित में स्वागत है। तो जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जल्दी से जल्द जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो गेस्ट क्वेश्चन फॉर फिजिक्स 12th के लिए होने वाला है, जो कि 2026 में अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से वाकई में बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन का टेंशन ही नहीं रहेगा। तो बिना देर के हुए हम लोग आज की इस सेशन को शुरू करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। कहता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है उससे आप क्या समझते हैं। कहता है किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहता है किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम नॉर्मल बोल सकते तो ऐसे इसको बोल सकते हैं कि यह बताने के लिए प्रयोग किया जाता है कि किसी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। फिर विद्युत फ्लक्स को हम लोग सूचित किस चीज से करते हैं, तो फाई से करते हैं। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, ई डॉट ए इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई डॉट ए इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। जहाँ हमारा ए ई विद्युत क्षेत्र हो गया, एक इसी सतह का वेक्टर हो गया, फिर जो थीटा वो हो गया विद्युत क्षेत्र और सतह के अभिलंब के बीच का कोण। और फिर पूछे यदि कि इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, जो फ्लक्स होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो उसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर इसको हम लोग वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो क्लियर हो गया कि क्या था, विद्युत फ्लक्स। तो हम लोग जानते हैं कि क्या, जो विद्युत फ्लक्स होता है वो किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि चुंबकीय विभव से आप क्या समझते हैं, आप मैग्नेटिक पोटेंशियल से क्या समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकक उत्तरी चुंबकीय ध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य चुंबकीय विभव कहलाता है। इसका कहने का मतलब है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक एक उत्तरी चुंबकीय ध्रुव को अनंत से, मान ले जाए कि इधर हम लोग अनंत मान लेते हैं, ठीक, और यहाँ किसी एक बिंदु को मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लाया जाने में किया गया जो कार्य होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग चुंबकीय विभव कहते हैं। इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में किसी स्थान की वह क्षमता जिसके कारण वहां रखा चुंबकीय ध्रुव कार्य अनुभव करता हो, वही चुंबकीय विभव होता है। तो हम लोग इसको समझ गए कि जब किसी भी अनंत से किसी एक बिंदु तक किसी चीज को लाएंगे तो उसको कार्य करने में जो भी कार्य होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, चुंबकीय विभव बोल देंगे। तो जो चुंबकीय विभव होता है उसका जो सूत्र होता है क्या होता है, म्यू नोट इंटू म्यू आर वाई 4 पाई इंटू एम बाई आर। जहाँ वी एम हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय विभव बोलते हैं वी एम को। फिर एम हमारा हो गया चुंबकीय ध्रुव की शक्ति, फिर आर हो गया ध्रुव से बिंदु की दूरी, और म्यू नोट क्या हो गया, निर्वात में चुंबकीय पारगम्यता। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं। जो अन्योन्य प्रेरण होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो कहता है कि जब एक कुंडली यानी कि कॉइल में धारा को परिवर्तन के कारण उसके पास रखे दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मान लीजिए कि दो कुंडली हम लोग ले लेते हैं, एक कुंडली ये हो गया, एक कुंडली ये हो गया। तो कहता है कि जब इस कुंडली में हम लोग धारा में परिवर्तन करेंगे तो इसके बगल वाला जो कुंडली होगा ना उसमें विद्युत वाहक बल ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा, इसमें विद्युत वाहक बल ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा जब हम इसमें धारा को परिवर्तन करेंगे। तो यही जो क्रिया होता है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। तथा एक कॉइल में धारा बदलने पर पास की जो दूसरी कॉइल है ये, इसमें धारा या वोल्टेज पैदा हो जाना ही अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। इसका उदाहरण हो गया जैसे कि ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफर है वो किस कार्य सिद्धांत पे काम करता है, तो अन्योन्य प्रेरण पे कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। कहने का मतलब अन्योन्य प्रेरण का सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए कि दो कॉइल रहेगा मेरे पास, तो किसी एक कॉइल में हम धारा में परिवर्तन करेंगे ना तो दूसरा जो उसके पास में कॉइल रहेगा उसमें अपने आप वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं।
फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अर्धचालक क्या है, विस्तारित करें। कहता है व्हाट इज सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन इट। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक होता है जो कि ना तो सुचालक होता है और ना ही अचालक होता है, दोनों के बीच का जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। तो वही यहाँ कहता कि वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती हो, जिसकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती हो तथा जिनकी चालकता ताप बढ़ाने या अशुद्धि मिलाने पर बढ़ जाती है, तो उन्हें अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक का कहने का मतलब होता है कि जब इसमें हम ताप को बढ़ाएंगे ना, जब इसमें हम लोग ताप को बढ़ाएंगे तो इसमें जो धारा का मान होगा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। कौन बढ़ जाएगा, धारा इसमें ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, करंट जो इसका होगा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन यही हम लोग चालक में क्या करते थे कि जब ताप हमारा बढ़ता था तो धारा उसमें कम प्रवाह होने लगता था, उसका जो वोल्टेज रहता था वो कम जाता था। लेकिन यहाँ कहता है कि जब अर्धचालक में हम लोग ताप बढ़ाएंगे उसका, तो उसका जो चालकता भी होगा वो बढ़ जाएगा। या फिर हम उसमें कोई अशुद्धि भी मिला देंगे ना, तो जितना अशुद्धि हम लोग मिलाएंगे उतना ही ज्यादा उसका चालकता बढ़ जाएगा, उसी को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक के अगर हम उदाहरण की बात करें तो अर्धचालक के एक बेहतरीन उदाहरण उदाहरण हमारे पास है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम एक अर्धचालक का विशिष्ट उदाहरण है। फिर कहते हैं अर्धचालक के प्रकार, क्योंकि यहाँ पूछ रहा एक्सप्लेन करने बोल रहा, तो अर्धचालक के हम लोग प्रकार देखते हैं कितने प्रकार होते हैं। तो अर्धचालक का प्रकार हमारा पहला जो प्रकार हो क्या हो गया, शुद्ध अर्धचालक। कौन कौन सा होता है हमारा अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक होता है, एक अशुद्ध अर्धचालक होता है। तो शुद्ध अर्धचालक में कहता है जो पूर्णतः शुद्ध होते हैं उन्हें हम लोग शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जो पूर्णतः शुद्ध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक। फिर कहता है इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या समान हो। जो इस अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन और होल होगा, मानते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जो हमारा होल है, वो दोनों की संख्या हमारा समान होगा। और जिसमें भी समान होगा, जो भी अर्धचालक में समान होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध अर्धचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शुद्ध अर्धचालक। इसमें फिर कहता है चालकता केवल ताप के कारण होती है। इसमें जो चालकता होती है वो केवल ताप के कारण होती है। एग्जाम्पल इसको देखें तो शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम, जो हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध वाला देख रहे हैं, वो एक शुद्ध अर्धचालक का उदाहरण है। फिर दूसरा कहता है अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक जो है, जो कहता है जब शुद्ध अर्धचालक में बहुत कम मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसे अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। कहता है जब कोई शुद्ध अर्धचालक हो, मान लीजिए स्टीवा में कोई शुद्ध अर्धचालक रखा है, इसमें हम कुछ अशुद्धि मिला देंगे, इसमें कुछ हम अशुद्धि मिला देंगे तो ये हमारा कौन सा फिर चालक चालक हो जाएगा, अर्धचालक। कौन सा हो जाएगा, अशुद्ध अर्धचालक हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ अशुद्धियां मिला दें शुद्ध चालक में। तो जब शुद्ध चालक में हम कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं तो वह हो जाता है अशुद्ध अर्धचालक। और शुद्ध अर्धचालक भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला जो होता है एन प्रकार का अर्धचालक होता है और दूसरा जो होता है पी प्रकार का अर्धचालक होता है। तो एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, जिसमें पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती हो। पंच संयोजी अशुद्धि करने का मतलब जिसकी संयोजकता 5 हो, जैसे में पी हो गया, आर्सेनिक हो गया, फिर एसबी हो गया, ये सब जो है हमारे एन प्रकार के अर्धचालक हैं। इनमें जो मुख्य वाहक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें धारा का जो मुख्य वाहक होते हैं, जिसमें से करंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें प्रवाह होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज़्यादा होते हैं। और गौण वाहक क्या होते हैं, होल। होल की संख्या इसमें कम होता है तो होल के द्वारा इसमें कम धारा प्रवाह होता है। मुख्य वाहक क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और गौण वाहक होल होता है इसमें एन प्रकार में। अब हम लोग पी प्रकार की बात करें तो पी प्रकार अर्धचालक में जो त्रिसंयोजी शुद्धि होता है, कहने का मतलब जिसकी संयोजकता 3 हो, वैसे तत्व इसमें आते हैं। जैसे में हो गया बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सब हमारे त्रिसंयोजी शुद्धि है जो कि पी प्रकार के अर्धचालक में होता है। इसका जो मुख्य वाहक होता है वो होल होता है। होल के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन जो भी धारा प्रवाह होता है उसमें होता है। और गौण वाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कहने का मतलब है कि ज्यादा संख्या इसमें किसका होता है, जो ज्यादा इसमें होता है वो क्या हो जाता है, हमारा होल ज्यादा इसमें हो जाता है। और जो गौण वाहक है मतलब कि कम, कम कहने का मतलब इसका जो कम कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन इसमें कम होता है। और ज्यादा क्या होता है, होल। होल हमारे इसमें क्या होता है, ज्यादा। इसलिए इसमें होल के कारण जो होते हैं वो धारा का प्रवाह होते हैं। फिर इसमें कहता है अर्धचालक की विशेषताएं क्या क्या है। जो अर्धचालक होते हैं उनके विशेषताएं क्या क्या है। तो अर्धचालक का जो पहला विशेषता हो गया कि चालक और कुचालक के बीच चालकता होती है। इसकी जो चालकता होती है वो चालक और कुचालक के बीच का होता है। ना तो बढ़िया ये सुचालक होता है, ना ही
पूरी तरह से कुचालक होता है, दोनों का बीच का गुण रखता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। फिर इसका कहा था कि ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। ये जो होता है वो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के या करंट के, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जितना तापमान बढ़ाएंगे उतना ही हमारा वोल्टेज का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही कहता है इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। फिर कहता है अशुद्धि मिलाने से चालकता बहुत बढ़ जाती है। यदि कोई अर्धचालक में हम कुछ अशुद्धि मिला देते हैं तो उसकी चालकता और बढ़ जाती है। फिर कहते हैं सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। इसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं अर्धचालक में। फिर कहता है विद्युत वाहक, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। जो अर्धचालक होते हैं ना उसमें हम देख रहे थे कि यहाँ एन प्रकार में हमारा जो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाह हो रहा था, और पी प्रकार में हमारा क्या किसके कारण हो रहा था, होल के कारण हो रहा था। तो वही तो यहाँ कह रहा है कि इसमें जो विद्युत वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्रकाश का विवर्तन क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये कहता है जब प्रकाश किसी बहुत संकीर्ण छिद्र या पतले अवरोध के किनारों से होकर गुजरता है तो सीधे रेखा में न चलकर वह मुड़ जाता है। कहने का मतलब मान लीजिए कि हमारे यहाँ से प्रकाश जा रहा है, यहाँ से मान लीजिए हमारा क्या हो गया, टॉर्च हो गया हमारा, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, टॉर्च हो गया। तो इससे प्रकाश निकल रहा है, ऐसे 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 इसमें से प्रकाश निकल रहा है। तो प्रकाश हमारा क्या जानते हैं हम लोग कि प्रकाश जो होता है सीधी रास्ते में गमन करती है, तो हम हमारा प्रकाश गमन कर रहा है। और यहीं यदि कुछ वैसा पतला सा भी कण कुछ मिल जाएगा तो ये जब प्रकाश यहाँ जा रहा था ना, यहाँ से मुड़ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। कहने का मतलब जब किसी रास्ते में कुछ पतला से पतला कण भी आ जाए ना, जिसके कारण हमारा प्रकाश की रास्ता मुड़ जाती है, तो इससे मुड़ने की जो घटना होती है ना, मुड़ने या फैलने की जो घटना होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश विवर्तन कहते हैं। जैसे में इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो कमरे में दरवाजे के छोटे से छेद से आती रोशनी का फैल जाना। जैसे हम लोग देखते हैं किसी रूम में क्या होता है कि यदि किसी रूम में एक खिड़की, छोटा सा भी खिड़की हो, तो उसमें सुबह सुबह देखिएगा कि, या फिर जब भी सूर्य का किरण पड़ते रहेगा तो देखिएगा कि उस खिड़की से अंदर की ओर प्रकाश आता है। तो प्रकाश अंदर की ओर थोड़ा सा ही आता है, लेकिन जब किसी चीज पे वो पड़ता है ना तो काफी जगह क्षेत्र आ जाता है। तो यही जो होता है ना, हमारा जो रोशनी फैलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। फिर यह कहता है ब्लेड या पतले तार के किनारों से प्रकाश मुड़ जाना। जैसे कि आपको बताया हम कि यहाँ मान लीजिए कुछ हम रख रहे हैं, तो प्रकाश जो हमारा हो जाएगा इधर से मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, सामने नहीं जा पाएगा, क्योंकि सामने इसके धूल कण आ गया। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण क्या होता है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो कहता है जब प्रकाश घन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तब वह एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन के बाद 90 डिग्री, अपवर्तन कोण के बाद 90 डिग्री पर चलने लगता है, तो वही गहन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ से आपतित किरण आ रहा है, ठीक, यहाँ आपतन बिंदु है, और यहाँ से ऐसे हमारा प्रकाश मुड़ गया इधर की ओर, ठीक, यहाँ पे हमारा प्रकाश मुड़ गया, तो ये हमारा सीधा बिल्कुल है, सॉरी ये हमारा बिल्कुल क्या है, सीधा है। तो हमारा जो 90 डिग्री का कोण बनता है ना, तो ये जो हमारा 90 डिग्री का यहाँ कोण बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। ये हमारा आपतित किरण जो आ रहा है वो आपतन बिंदु से मुड़ जा रहा है, तो मुड़ने के पश्चात ये ऐसे इधर चला जा रहा है, तो यहाँ जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखाया तो देखिए यहाँ पे ये जो अभिलंब नीचे यहाँ खींचा गया है, तो जो यहाँ आपतन कोण से इधर की ओर मुड़ रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यही जो कोण है ना हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या कहता है संधारित्र की धारिता क्या है, संधारित्र की धारिता क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। तथा संधारित्र की वह क्षमता जिसके द्वारा विद्युत आवेश को संचित कर सकता है धारिता कहलाती है। सीधी सी बात इसमें कहने का मतलब ये है कि संधारित्र का वैसी क्षमता है, वैसी क्षमता जिसमें कि आवेश को संचित करने की उसमें शक्ति हो, कितना वो आवेश को जमा रख सकता है, उसी को हम लोग संधारित्र की धारिता बोलते हैं।
जैसे में हम इंसानों की धारिता भी कुछ ना कुछ होता है कि वह कितना अगर खाने की धारिता कहे तो कितना वो अपने आप में मतलब कि किसी चीज़ को खा सकता है, तो वह उसकी धारिता हो सकती है। फिर उसके काम करने की धारिता देखें तो वह कितना काम वो अकेले कर सकता है, वही उसका धारिता हो जाता है। तो यहाँ संधारित्र की धारिता कह रहा है। तो यहाँ संधारित्र की धारिता कहने का मतलब है संधारित्र को अपने आप में जो आवेश संचित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। जो धारिता का सूत्र होता है सी बराबर होता है क्यू बाई वी। सी बराबर क्या होता है क्यू बाई वी, जहाँ क्यू क्या हमारा आवेश है और वी हमारा क्या है, प्लेटों के बीच का विभवांतर है। फिर इसका ऐसा ही मात्रक पूछे तो जो धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है वो फैराड हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ना शंट क्या है, व्हाट इज शंट। तो कहता है शंट एक बहुत कम प्रतिरोध वाला चालक होता है जिसे किसी विद्युत यंत्र विशेषकर गैल्वेनोमीटर के समांतर जोड़ा जाता है ताकि अधिक धारा यंत्र के बजाय शंट से होकर बह जाए। कहने का मतलब हम लोग शंट का प्रयोग किसी जगह पे क्यों करते हैं, हम शंट का प्रयोग किसी जगह पे तब करते हैं जबकि हमारा जो किसी वस्तु में धारा प्रवाह की क्रिया काफ़ी तेज हो जाए, जो कि हमारा यूज से ज़्यादा धारा प्रवाह होने लगे, जिससे कि हमारा जो सामान वहाँ पे लगा हुआ है, जो हमारा वहाँ पे कोई वस्तु लगा हुआ है जो जिसमें धारा जा रहा, उसका खराब होने की चांस जहाँ पे बन जाती है वहाँ पे हम लोग शंट का यूज करते हैं। शंट का यूज करने से क्या होता है कि जितना हमारा डिवाइस का चाहिए होगा आवेश उतना ही आवेश उसके पास जाएगा, बाकी शंट कर देंगे तो सारा जो हमारा आवेश होगा वो शंट के जरिए बाहर हो जाएगा। तो वही कहता है कि हम लोग शंट का यूज कहाँ करते हैं, शंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें आवेश की खपत कम करना हो या फिर हमें आवेश कम चाहिए होगा लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो हम उस डिवाइस के पास शंट लगा देंगे। तो शंट लगाने से क्या होगा कि हमारा सारा आवेश हो जाएगा वो शंट के जरिए पार हो जाएगा, शंट के जरिए क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो वही हम लोग शंट कहते हैं। फिर कहता है शंट जो है अधिक धारा को अपने रास्ते से बहाकर यंत्र को सुरक्षित रखता है। वही कहने का मतलब कि जो शंट होता है वो अधिक धारा को अपने अपने खुद से बहाकर अपने जो यंत्र वहाँ लगा रहता है उसको सुरक्षित रखता है, उसी को हम लोग शंट बोलते हैं। फिर शंट के लेकर दो उदाहरण भी हम लोग देखते हैं। कहता है पहला कि गैल्वेनोमीटर के एमीटर बनाने में हम लोग शंट का यूज वहाँ भी करते हैं जहाँ हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना हो। तो हम लोग किस तरह से शंट का यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट जोड़कर उसे एमीटर बनाया जाता है। और इसको कैसे हम लोग जोड़ते हैं, तो उसको हम लोग जोड़ते हैं समांतर क्रम में। कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं शंट को, जब गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा जाए मीटर बनाना हो तो। फिर दूसरा हम कहता है विद्युत उपकरणों की सुरक्षा में अधिक धारा आने पर शंट धारा के बाईपास कर देता है और उपकरण खराब होने से बच जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब किसी वस्तु को कम धारा वहाँ पे चाहिए और धारा का प्रवाह अधिक हो रहा हो तो वहाँ पे हम लोग शंट का यूज कर देंगे, तो हमारा जो डिवाइस होगा वो खराब होने से बच जाएगा और सारा जो आवेश हो जाएगा ना, जो धारा होगा वो हमारा शंट के जरिए बाहर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है। प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, वो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कहता है प्रकाश का अपवर्तनांक जो होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या जो यह बताती है कि उस माध्यम प्रकाश की गति निर्वात या वायु की तुलना में कितना कम हो जाती है। इसमें सीधी सी बात कहने का मतलब ये है कि जो अपवर्तनांक होता है वह किसी भी माध्यम में वह बताता है ना, वह संख्या बताता है कि उसमें मतलब कि निर्वात या वायु की अपेक्षा उसमें कितना कम प्रकाश जा सकता है, वही हमारा क्या अपवर्तनांक कहलाता है। सीधी सी बात समझे तो कहने का मतलब है कि अपवर्तनांक एक प्रकार का नंबर है, एक प्रकार की संख्या है जो वह बता रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश की गति निर्वात या वायु की तुलना में कितना कम प्रवाह हो रहा है, उसी को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है म्यू बराबर होता है सी बट्टे वी। क्या होता है, सी बट्टे वी, जहाँ हमारा सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की गति है, और वी हमारा क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की गति है। फिर यहाँ वही कहता है जिस माध्यम में प्रकाश की गति जितनी कम होगी उसके अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। जितना मतलब कि किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक अधिक होगा ना, उसमें प्रकाश की गति उतना ही कम होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है ना, वो होता है इनडायरेक्टली
उल्टा इसका हो जाता है। जितना हमारा ये अपवर्तनांक रहेगा और उसका जो गति होगा उसमें जो भी उसका स्पीड होगा उसका उल्टा हो जाता है हमारा अपवर्तनांक। तो इसमें स्नेल के नियम से फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है। तो आज का हमारा जो 9 क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। और कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।